हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होगा 5th चैप्टर, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। राइट। तो जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर हम जनरली देखने वाले क्या हैं, तो हम देखने वाले हैं कि यूनियन यूनियन यानी, अब यूनियन वो नहीं, हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते, वो यूनियन की यहाँ बात नहीं की गई। यहाँ यूनियंस की बात की है कि यूनियन कंसिस्ट ऑफ स्टेट एंड द यूटीज़। डन। तो यूनियन एंड टेरिटरीज का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब ये चैप्टर जो है वो पार्ट 1 है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 25 पार्ट्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर जो पार्ट 1 फॉरमोस्ट जो फर्स्ट पार्ट देखने को मिलता है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और ये जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमें 4 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, 1 2 3 4, ये चारों आर्टिकल इस चैप्टर के अंदर हमें देखने स्पेसिफिकली। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पार्ट 1 के अंदर हमें 1 to 4 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और 1 जो पार्ट है उसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी भारत और उसकी जो टेरिटरीज देखने को मिलती है उसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आर्टिकल्स की हम बात करें, राइट। तो फर्स्ट आर्टिकल क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसके अंदर भी सब क्लोज देखने को मिलते हैं। पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल 1 का सब क्लोज 1 जो देखने को मिलता है उसके अंदर क्या दिया गया है, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के सब क्लोज 1 में, वो है इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। डन। अब इसका मतलब क्या होता है तो ये समझते हैं हम। तो ये स्टेटमेंट जो है उसके अंदर 2 चीज़ें हमें स्पेसिफाई की गई है। पहला है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि नाम, जो इंडिया जो है उसका नाम। सेकेंड, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब इंडिया की पॉलिटी कैसी है, इंडिया जो है वो किस चीज़ का यूनियन है, तो भाई स्टेट का यूनियन है। डन। तो पहली चीज़ें क्या है, अब देखिए इसके ऊपर भी हम बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, है ना, और ड्राफ्ट जो भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, इसके अंदर भी बहुत ही डिबेट एंड डिस्कशन देखने को मिला था, क्योंकि बहुत ही ट्रेडिशनलिस्ट जो थॉट्स वाले मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, वो बोलते थे हमें हमारी कंट्री का नाम भारत रखना है। पर जो मॉडर्निस्ट थे, यानी कि मॉडर्न विचारधारा, मॉडर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, उनका कहना था कि हमें हमारे भारत का हमें हमारी कंट्री का नाम जो है वो इंडिया रखना चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये दोनों जो चीज़ें ना, इंडिया और भारत, दोनों को इनकलकेट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमने क्या रखा, इंडिया दैट इज़ भारत। इनमें कोई फ़र्क नहीं है भाई, हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों वैल्यूज़, दोनों नाम जो है ना उसको इम्बाइब करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने ये प्रोविज़न रखे कि इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये सिर्फ और नाम है। एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है वो डिफरेंट स्टेट के अंदर डिवाइड है ना। और हमारा जो ये जो सारे स्टेट है ये पूरे यूनाइट होके एक एंटिटी बनती है जिसको हम कहते हैं भारत या फिर इंडिया। डन। अब ये एंटिटी बनती है जिसको हम बोलते हैं भारत और इंडिया, पर ये एंटिटी के अंदर जो स्टेट्स मिलके बने हैं। अब इसका क्या ये मतलब है कि जो भारत है उसके जो स्टेट हैं वो उससे अलग हो सकते हैं, तो नहीं। भारत के जो स्टेट जो है ना, दे हैव नो राइट्स टू सिसीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन, यानी कि इंडियन यूनियन जो है उससे अलग होने का भारत के स्टेट जो है उनको कोई राइट्स नहीं है। ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं ना। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, सारे स्टेट जो हैं वो यूनाइट होके एक एंटिटी बनती है, पॉलिटिकल यूनियन बनता है जिसको हम बोलते हैं भारत। तो आर्टिकल 1 सब क्लोज 1 का मतलब यही है। फर्स्ट नाम इंडिया दैट इज़ भारत, दोनों मॉडर्निस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच को फॉलो किया है। साथ ही साथ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट जो है सबके यूनाइट होने से एक यूनियन बनता है जिसको हम भारत कहते हैं। डन। अब आर्टिकल 1 का सब क्लोज 2 की बात करते हैं हम। तो आर्टिकल 1 का सब क्लोज 2 क्या बोलता है, तो बोलता है द स्टेट एंड द टेरिटरी देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब ये जो स्टेट्स होंगे और यूनियन टेरिटरीज होंगे, है ना, और तीसरी जो एक्वायर्ड टेरिटरीज भी होगी जो सब क्लोज 3 के अंदर हम देखेंगे, तो ये जो सारी जो है ना प्रोविज़न जो हैं स्टेट के, उसकी टेरिटरीज़ के, वो सभी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। हम बात कर चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 8 शेड्यूल्स देखने को मिलते थे, फिर ग्रेजुअली 4 और ऐड किए गए और प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये 12 शेड्यूल्स में जो फर्स्ट शेड्यूल्स हैं उसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे जो करंटली 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिलती है ना, वो ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उनका नाम मेंशन है। और वो मेंशन कैसे है, तो वो प्रोविज़न क्या है, तो वो है ये प्रोविज़न आर्टिकल सब क्लॉज 2, जिसके अंदर बोला गया है कि हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके नाम स्पेसिफाई किए जाएंगे शेड्यूल 1 में, और वो किए गए। तो आर्टिकल 1 क्लोज 2 ये बात करता है। डन। अब हम आर्टिकल 1
क्लॉज 3 की बात करते हैं। तो क्लॉज 3 क्या बोलता है कि भाई टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना वो क्या क्या होगी। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होगा स्टेट्स, जो 28 स्टेट है वो, यूनियन टेरिटरी जो 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है वो, और साथ ही साथ एक्वायर्ड टेरिटरीज भी होगी। एक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब क्या, कल को हो सकता है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि बाहर से कोई स्टेट जो है ना उसको हम एक्वायर भी कर सकते हैं। डन, तो एक्वायर टेरिटरीज होगी। अब वो कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। तो वो जो एक्वायर टेरिटरीज होगी वो सभी जो है ना मिल के क्या बनाएगी, टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाएगा। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस एक्वायर टेरिटरीज। डन, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ स्टेट की हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स होंगे और स्टेट्स का क्या होगा, एडिशन होगा। बट जब हम टेरिटरीज़ की बात करेंगे तो उसमें स्टेट भी आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज़ भी आ जाएगी और साथ ही साथ एक्वायर टेरिटरी भी आ जाएगी। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना ये बड़ा टर्म है, बड़ी टर्मिनोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट। डन, तो ये आर्टिकल 1 के 3 क्लॉज देखने को मिलते हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। फर्स्ट के अंदर नाम, सेकंड के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी नाम दिए गए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के, थर्ड के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर टेरिटरी। डन, तो ये 3 क्लॉजेज आर्टिकल 1 के देखने को मिलते हैं। अब इसका जो हमने फर्स्ट देखा था आर्टिकल 1 क्लॉज सब क्लॉज 1 जो है उसके अंदर देखा था इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या, अब हमने क्या किया, हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल नेशन। हमने प्रीएम्बल में देखा था फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और आगे भी देखेंगे हम, और भी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे हमको। तो यूनियन ऑफ स्टेट है हम, ठीक है, ना कि फेडरेशन ऑफ। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पे भी डिबेट हुई थी कि भाई भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों रखा, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं रखा, क्योंकि इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट है ना, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों रखा, तो ये प्रोविज़न जो है ना कहीं डील करता है 2 बातों से। तो ये आर्टिकल 1 क्लॉज सब क्लॉज 1 जो है वो किस चीज़ से डील करता है, ये 2 चीज़ों की बात करता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट है नाम जो कि इंडिया दैट इज़ भारत, और दूसरा आता है टाइप ऑफ अ क्वालिटी, है ना, टाइप ऑफ क्वालिटी एंड द पॉलिटी दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट्स का सबका क्या है, कॉम्बिनेशन है और फिर यूनियन बनता है। तो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 यही बोलता है, एक नाम की चीज़, 2 चीज़ें बताता है, स्पेसिफाई करता है, एक नाम इंडिया और भारत दोनों, और साथ ही यूनियन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट्स मिलके एक यूनियन बना रहे जिसको हम भारत कहते हैं। डन, अब हम एक्वायर टेरिटरीज़ की बात करें, अगर सब क्लॉज 3 के अंदर हम देखते हैं एक्वायर टेरिटरीज़ की बात करते हैं, तो इंडिया ने क्या एक्वायर की है फॉरेन टेरिटरी, हाँ, तो हमने टाइम टू टाइम बहुत सी फॉरेन टेरिटरी भी एक्वायर की है। जैसे कि बात करें दीव एंड दमन, दादर नगर हवेली, गोवा पोर्टुगीज़ से लिया था, है ना, पुडुचेरी हमने फ्रेंच से लिया था, है ना, साथ ही साथ सिक्किम है, दीव एंड दमन दादर नगर हवेली है। तो ये सारी चीज़ें हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के बाद टाइम टू टाइम जो है ना एक्वायर किए और इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया इसको, है ना। तो ये एक्वायर टेरिटरी के भी एग्जाम्पल है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, कौन सी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कब एक्वायर की, किससे एक्वायर की, किस तरीके से एक्वायर की, ये भी चीज़ें डिटेल में एट द एंड में हमको देखने को मिलती है, ये भी प्रोविज़न है। डन, तो यूनियन एंड टेरिटरी और आर्टिकल 1 और उसके तीनों सब क्लॉज जो है उसका आइडिया आ गया आपको। डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 2 की। पार्ट 1 ही चल रहा है, 1 to 4 आर्टिकल पार्ट 1 के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अब आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, यानी पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है कि वो एडमिट कर सकती है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी न्यू स्टेट को ऑन सच अ टर्म्स एंड कंडीशन दैट इट थिंक फिट। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बाहर से कोई न्यू स्टेट है, न्यू टेरिटरी जो है उसको एक्वायर कर सकती है, उसे जो कंडीशन सही लगे उसके बेस पे। ये आर्टिकल 2 बोलता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर्टिकल 2 जो है वो क्या बात करता है कि एडमिशन करना या एस्टेब्लाइज करना है न्यू स्टेट को जो कि इंडिया और उसके यूनियन का पार्ट नहीं था। तो आर्टिकल 2 यही बोलता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो क्या कर सकती है, बाहर से कोई नई टेरिटरी है, कोई नया स्टेट है, उसको भी एक्वायर कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जस्ट एग्जांपल की बात से समझें तो कल को हो सकता है पार्लियामेंट जो है ना उसके पास पावर है, वो चाइना को भी एक्वायर कर सकती है, वो क्या कर सकती है, पाकिस्तान को भी एक्वायर कर सकती है। तो ये एक्वायरेशन की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। और वो कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है, तो वो आर्टिकल 2 देखने को मिलता है, याद रखना। तो बाहर के किसी स्टेट को अगर एक्वायर करना है
तो वो कौन करेगा, तो भाई पार्लियामेंट करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी। रिमेंबर दिस थिंग्स, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार प्रीलिम्स में खास करके। तो एक्वायर करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है, जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आर्टिकल 2 ये बात करता है। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड क्या बात करता है, ये बात करता है कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी इंडिया के अंदर जो स्टेट्स देखने को मिलते हैं, हाँ, यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है, तो ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम फिक्स है, उनकी टेरिटोरियल कंडीशन फिक्स है, बाउंड्री फिक्स है, एरिया फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स है, पर इनको क्या चेंज किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कौन कर सकता है, तो भाई पार्लियामेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है, तो वो पावर कहाँ है, तो वो पावर दी गई है आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है टेरिटरी ऑफ द इंडिया। डन। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट बाहर की टेरिटरी इसको क्या कर सकती है, बाहर की टेरिटरी जो है उसको एक्वायर कर सकती है। जबकि आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है हमारे, उनको रीअरेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। डन। तो आर्टिकल 2 क्लियर, आर्टिकल 3 क्लियर। डन। अब देखते हैं हम पार्लियामेंट्स के पास पावर देखने को मिलती है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। तो दोनों चीज़ें, आर्टिकल 2 के अंदर बाहर से टेरिटरी लेनी है, एक्वायर करनी है, तो भी पार्लियामेंट के पास, इंटरनल रीअरेंजमेंट करना है तो भी पार्लियामेंट के पास। डन। अब ये जो आर्टिकल 3 है जो इंटरनल रीअरेंजमेंट की बात करता है, वो पार्लियामेंट को क्या क्या पावर देता है, वो पार्लियामेंट को क्या क्या पावर देता है। तो सबसे पहली पावर जो है ना, न्यू स्टेट फॉर्मेशन की। डन। साथ ही साथ कोई भी एरिया है स्टेट का, उसको इंक्रीज़ करने की, वो एरिया जो है उसको डिक्रीज़ करने की, उसकी बाउंड्री अल्टर करने की, उसका नाम चेंज करने की, उसको रीअरेंज करने की, तो ये सारी पावर पार्लियामेंट को देता है आर्टिकल 3। डन। तो आर्टिकल 3 क्लियर, आर्टिकल 2 क्लियर और 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ओके, लेट्स मूव अवेड। अब देखो आर्टिकल 3 तो बात करता ही है कि भाई यहाँ पार्लियामेंट के पास पावर है इंटरनल रीअरेंजमेंट की, बट क्या ये पावर आर्बिट्री है, इसकी कुछ कंडीशन है। हाँ, यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिलती है इन दिस रिगार्ड। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर पार्लियामेंट के हाथ में सारी पावर होगी स्टेट को रीअरेंज करने की, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फेडरल सिस्टम जो है, फेडरलिज्म जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। यानी स्टेट के पास पावर ही नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है ना वो स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर रहा है, नाम चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि स्टेट से पूछे बिना चीज़ें हो रही है, और फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा है चीज़ें, सेंटर के पास मोर पावर देखने को मिल रही। तो इसीलिए 2 कंडीशन भी दी गई है आर्टिकल 3 के अंदर। वो क्या है कि कोई भी ऐसा बिल होता है जो क्या करता है, जो आर्टिकल 3 के अंदर रीअरेंज करता है किसको, स्टेट को, तो पार्लियामेंट को जो है ना, वो बिल अगर वो पार्लियामेंट में लेके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या हो, हमेशा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना वो मस्ट है। यानी पार्लियामेंट स्टेट के रीअरेंजमेंट के लिए कोई भी बिल अगर लेके, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, अगर गवर्नमेंट स्टेट के कोई भी पर्टिकुलर स्टेट के रीअरेंजमेंट के लिए बिल लेके आती है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना वो लेनी ही पड़ेगी, मस्ट है। ये पहली कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिलती है कि प्रेसिडेंट जो है ना, जब उसकी रिकमेंडेशन लेने जाएगा तब ये बिल है ना प्रेसिडेंट को कंपलसरीली स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर है ना प्रस्तुत करना है या देना है या भेजना है स्टेट के व्यूज़ के लिए। कि सपोज़ फॉर एग्जांपल गुजरात है, बराबर, गुजरात को गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, गुजरात जो है ना उसकी बाउंड्री चेंज करना चाहती है, नाम चेंज करना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट में बिल लेके आएगी, पर पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की परमिशन या रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली, अब प्रेसिडेंट को कंपलसरीली वो बिल जो है वो गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा, और हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके व्यू जानने पड़ेंगे। डन। कंपलसरीली जानने पड़ेंगे, बट एक्सेप्शंस क्या है, ये जो व्यू दिया जाएगा गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। डन। अब वो टाइम लिमिट के अंदर देवें गुजरात असेंबली, या टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम ले लेवे, अगर वो गुजरात असेंबली मना कर देती है, बोले नहीं आप रीअरेंज मत करिए, हम नहीं चाहते, फिर भी वो चीज़ें प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, और प्रेसिडेंट जो है ना अलाउ करेगा गवर्नमेंट को, और पार्लियामेंट क्या कर देगी, अमेंड कर देगी, स्टेट की बाउंड्री चेंज हो जाएगी। समझ रहे। तो ये 2 कंडीशन मस्ट है। पहली चीज़ है कि भाई प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है बिल पे, और दूसरा प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखना जरूरी है, स्टेट के व्यू लेने। बट स्टेट के व्यू जो है ना बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, अगर स्टेट मना भी कर देता फिर भी प्रेसिडेंट जो है ना गो अहेड दे सकता है गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को टू
चेंज द बाउंड्री। डन। तो ये दो कंडीशन देखने को मिलती। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है ना इज़ नॉट बाउंडिंग बाय द व्यू, हम देख चुके हैं। डन। अब बात करें, दूसरी बात करें हम आगे, तो क्या होता है इन केस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। अब यूनियन टेरिटरी होता क्या है, तो यूनियन टेरिटरी होता है जो यूनियन की टेरिटरीज होते हैं, यानी वो चीज़ें जो है ना ऑलरेडी क्या होती है, सेंटर की ही होती है। तो भाई सेंटर की ही ऑलरेडी गवर्न बाय द सेंटर, एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर, तो क्या होगा यूनियन टेरिटरी के लिए कोई ऐसे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यूनियन टेरिटरी को तो पार्लियामेंट जो है वो इटसेल्फ हो गया टेक द एक्शन एंड चेंज द बाउंड्री ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। डन। तो यूनियन टेरिटरी के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या होगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है उसके विल के अकॉर्डिंगली। बोल सकते हैं हम आर्टिकल 3 के अंदर हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री। यस इट कैन। डन। तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है आपका, भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है। तो हाँ यस, अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट के पास पावर है। डन। अब साथ ही साथ क्या देखना होता है इंडिया के लिए, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो हमने पहले बात की आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो स्टेट हैं, स्टेट जो हैं वो इंडियन यूनियन से सिसीड होकर बाहर नहीं जा सकते, यानी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, और साथ ही साथ किसी और स्टेट के साथ या किसी और कंट्री के साथ भी मिल नहीं सकते। कल को इंडिया को कोई भी स्टेट है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या भूटान के साथ नहीं मिल सकता। साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर भी नहीं कर सकता, डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी इंटरनली उसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बट यूनियन जो है पूरा वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। यानी यूनियन जो है, यूनियन का पार्ट है सारे स्टेट, तो यूनियन को हम तोड़ नहीं सकते। तो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। डिस्ट्रक्टिबल यानी स्टेट को आपस में रीअरेंज किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 के अंदर देखने को मिला है। एक्चुअली आप देखेंगे तो आर्टिकल 3 के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली क्या बोल सकते हैं इंडिया के लिए कि इंडिया जो इज़ ए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता है ना। जो स्टेट्स का सारा यूनियन है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, बट स्टेट के अंदर जो स्टेट का रीअरेंजमेंट किया जा सकता है, यानी स्टेट जो है उनको तोड़ा जा सकता है, पर यूनियन एज अ होल उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, जहाँ पे स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है बट यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। अनलाइक यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर जो है ना स्टेट जो है ना उसको भी पार्लियामेंट उनकी कांग्रेस जिसको बोलते हैं यूएस कांग्रेस वो नहीं तोड़ सकती, यानी उसके लिए हम बोल सकते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यूएसए के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। टर्न तो यूएसए के लिए हम क्या बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, यानी उसके यूनियन और साथ ही साथ स्टेट जो 50 स्टेट हैं उनको भी नहीं तोड़ा जा सकता। डन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 3 भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ आर्टिकल 4 की बात करते हैं हम। पार्ट 1 ही चल रहा है अभी, पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल हमें देखना। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है, तो ये क्या बोलता है जो भी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, यानी आर्टिकल 2 के अंदर क्या था कि बाहर से कोई भी टेरिटरी को एक्वायर करना वो किया जा सकता है। आर्टिकल 3 के अंदर क्या था, इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ द स्टेट था। तो ये जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो लॉ बनाए जाएंगे ये चीज़ें की जाएगी, तो ये जो है ना इसको हम एज ए अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 कंसिडर नहीं किएंगे। मीनिंग कि भाई आप कल को क्या करते हो, बाहर से कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेते हो या इंडिया का कोई भी स्टेट है उसका नाम चेंज करते हो, तो ये जो आपने एक्ट किया है ना इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या बोलता है, ये प्रोसेस बताता है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट यानी चेंज, हम देख चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, तो वो अंडर आर्टिकल 368 लिखी गई है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, बाहर से एक्वायर कर रहे हैं या इंटरनल रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अंडर आर्टिकल 368 नहीं आएगी। डन। और ये चीज़ें कहाँ लिखी है, तो ये आर्टिकल 4 में लिखी है। क्लियर हो रहा है। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चीज़ें की जाएगी, जो लॉ बनाए जाएंगे, अमेंडमेंट किए जाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब क्या हुआ कि
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, फंक्शनल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, उससे हम लोग बाहर की टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं और इंटरनल रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। यानी कल को गुजरात को क्या करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करने के लिए लॉ लाना है तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में। सेम अगर पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट मिलाना है, पार्ट बनाना है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अंडर आर्टिकल 368 जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। डन। तो अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 3 वो अपनी टेरिटरी फॉरेन टेरिटरीज को दे सकती है, यानी कि फॉरेन कंट्री को हमारी टेरिटरी क्या पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 दे सकती है। तो ये क्वेश्चन आता है अब कि भाई हम इंटरनल रीअरेंजमेंट तो कर सकते हैं हमारे स्टेट का, खुद के स्टेट का, बट क्या इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट जो है वो अपनी टेरिटरी, यानी सपोज गुजरात का ही लेके चलते हैं एग्जाम्पल, तो गुजरात को पाकिस्तान को दे सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर क्या सिंपल मेजोरिटी से पास करना है पार्लियामेंट में, है ना। तो अंडर आर्टिकल 3 क्या पार्लियामेंट जो है वो गुजरात को पाकिस्तान को दे सकती है। तो ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन जो है ना इसका रिजॉल्व करते करते ये चीज़ एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया और इंटरप्रिटेट करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि पावर जो है पार्लियामेंट की डिमिनिश करने की स्टेट की, यानी स्टेट को डिमिनिश किया जा सकता है, स्टेट की बाउंड्री, नेम, एरिया वगैरह चेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट के द्वारा। तो इंटरनल रीअरेंजमेंट तो किया जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया का कोई भी स्टेट या यूटीज़ है, उसको फॉरेन टेरिटरी या फॉरेन कंट्रीज़ को दे सकती है अंडर आर्टिकल 3, है ना। क्योंकि आर्टिकल 3 तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से। तो अगर पार्लियामेंट को हमारी कोई टेरिटरी दूसरी कंट्री को देनी है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। डन। तो हमारी टेरिटरी अगर फॉरेन नेशंस को देनी है पार्लियामेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है स्पेशल मेजोरिटी से पास करनी पड़ेगी चीज़ें। डन। अब वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा ना वो स्पेशली हम क्या किसको डेडिकेट करेंगे, ये सारी मेजोरिटीज़ को डेडिकेट करेंगे कि भाई स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है ना। साथ ही साथ हमारी ये स्पेशल मेजोरिटी जो है इसके अलग अलग 4 फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। सिंपल मेजोरिटी क्या है वो हम देखेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है वो हम देखेंगे, हाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है वो देखेंगे, और चौथी स्पेशल मेजोरिटी और उसके चारों फ्लेवर देखेंगे। तो एक लेक्चर पूरा हम मेजोरिटी जो है ना उसको डेडिकेट करेंगे, तो उससे आपको क्लियर पड़ जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी क्या होती है और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। कि कोई भी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है तो 100% आपको अंडर आर्टिकल 368 हो गया स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ करना होगा। वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो हम नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी को फॉरेन नेशंस को नहीं दे सकती, उसके लिए आपको अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा। क्लियर है बात? डन। ओके। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब 1969 के अंदर क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो इंटरनल जो हमारा स्टेट है अगर उसको फॉरेन कंट्री को आपको देना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बट अगर हमारा कोई लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है किसी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ, है ना, कोई ऐसा लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है भूटान के साथ, तो वो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिंपल मेजोरिटी से या फिर एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस के थ्रू भी दे सकते हो। डन। तो उसके लिए ना ही आपको कोई स्टेच्यूटरी लॉ पास करने की ज़रूरत है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। आप सिंपली एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस के थ्रू वो जो है लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने 1969 के अंदर कहा था। बट हाँ, अंदर की टेरिटरी अगर फॉरेन नेशंस को देनी है, हमारी जो ऑलरेडी है टेरिटरी वो अगर देनी है किसी फॉरेन नेशंस को या फॉरेन कंट्री को, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बट अगर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करना है, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना है, तो आप सिर्फ ओनली एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस के थ्रू ही आराम से क्या कर सकते हो, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डन। तो आर्टिकल 4 भी समझ में आ गया कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चीज़ें हो रही है वो सब अंडर आर्टिकल 368 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं की जाएगी, ये आर्टिकल 4 बोलता है। डन।
तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, आर्टिकल 1 के 3 क्लॉजेस देखे, आर्टिकल 2 देखा, आर्टिकल 3 देखा और आर्टिकल 4 भी देखा। डन। अब ये जो लास्ट के अंदर 1969 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का हमको स्टेटमेंट देखने को मिलता है, जजमेंट 1969 का, कि भाई कोई भी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है तो आप उसको एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू ही कर सकते हो। बट आपको अपनी टेरिटरी अगर फॉरेन नेशंस को देनी है, अपनी टेरिटरी अगर फॉरेन नेशंस को देनी है और उनसे भी कुछ लेनी है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमको देखने को मिलती है रिसेंटली 2015 के अंदर। 2015 के अंदर क्या होता है कि बांग्लादेश के आसपास की कुछ टेरिटरी है जो कि इंडिया का पार्ट थी, है ना। बांग्लादेश के आसपास की कुछ टेरिटरी है जो कि क्या थी, इंडिया में थी। और सेम सेम जो है ना, बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसी टेरिटरीज थी, है ना, जो इंडिया की थी। और यहाँ पे कुछ टेरिटरी देखने को मिलती थी जो कि किसकी थी, बांग्लादेश की थी। तो हमने क्या किया, हमारी पार्लियामेंट ने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया 2015 के अंदर। और हमने क्या किया, सर्टेन टेरिटरी थी इंडिया की, वो हमने ट्रांसफ़र कर दी बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की सर्टेन टेरिटरी इंडिया में थी तो वो हमने क्या दे दी, बांग्लादेश को वापस दे दी। डन। तो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2050 ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट देखने को मिलता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इसके अंदर क्या किया, हमने कुछ बांग्लादेश की, हमारी टेरिटरी के अंदर कुछ बांग्लादेश की टेरिटरीज थी, वो हमने उनको दे दी, और वहाँ हमारी जो थी वो हमने ले ली। इन द परस्यू ऑफ द एग्रीमेंट हो गया, एंड इट्स प्रोटोकॉल हो गया, एंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द बांग्लादेश। तो यहाँ क्या किया हमने, हमारी टेरिटरी बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश की हमने ली। तो क्या किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कि नहीं किया। डन। तो ये जरूरी है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 के अंदर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। देखो क्या किए थे, तो हमने इंडिया ने ट्रांसफ़र किए थे 111 एनक्लेव, एनक्लेव यानी एक छोटा एरिया बोल सकते हो आप, है ना, एरिया हो सकता है, टेरिटरीज हो सकती है। तो 111 एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए थे, बाकी बांग्लादेश से हमने 51 जैसे एनक्लेव लिए थे, रिस्पेक्टिव साइड देखने को मिलते थे ये। डन। तो ये था हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू लिया गया था। साथ ही साथ हमने और भी डील की थी, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ द एडवर्स पोजीशंस एंड द डिमार्केशन ऑफ द 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच। भाई कुछ क्या थे, एडवर्स पोजीशंस थे और अनडिमार्केटेड बाउंड्री थी 6.1 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया पे। तो उसको भी हमने क्या डिमार्केट किया प्रॉपर, भाई ये आपकी, ये हमारी, यहाँ पे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहेगी जो कि बॉर्डर गाइडिंग फोर्स है बिटवीन फॉर द बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए बीएसएफ है हमारी। वैसी अलग अलग टेरिटरीज़ के लिए अलग अलग सिक्योर करती है बॉर्डर पुलिस फोर्सेस, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ये तो यानी हमने क्या किया इस बाउंड्री लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू, हमने जो अनगाइडेड बॉर्डर था, अनडिमार्केटेड बॉर्डर था, उसको डिमार्केट किया, और जो एडवर्स पोजीशन थी उसको ट्रांसफ़र किया, ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, और जो डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिले, वो चीज़ें एकदम एलिमिनेट हो जाए, है ना, और सक्सेसफुल बायलैटरल रिलेशंस देखने को मिले इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या किया, अब इसके साथ अब आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ जो है ना हमारे कुछ बाउंड्रीज जो है ना टच होती हैं। कौन कौन से स्टेट के, तो भाई आसाम देखेंगे, वेस्ट बंगाल देखेंगे, मेघालय देखेंगे, त्रिपुरा देखेंगे। तो अब देखा था हमने कि अपने आर्टिकल 1 के क्लोज 2 में क्या था, द नेम ऑफ द स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी शेल बी स्पेसिफाई इनटू द शेड्यूल 1, यानी स्टेट और यूटीज़ के जो नाम है वो शेड्यूल 1 में लिखे जाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर करते हैं। तो इनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, और ये सेम चेंजेस हमने क्या किए थे, शेड्यूल 1 में भी कर दिए। डन। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमने एक्सचेंज की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। हमारी टेरिटरी अगर फॉरेन को दे रहे हैं तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कि आर्टिकल 3 के अंदर क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट है ना, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या अपनी टेरिटरीज नहीं दे सकती। तो कैसे दे सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें देखने को मिला 100वां 2015 के अंदर। डन। तो एक्सचेंज ऑफ बाउंड्री विद द बांग्लादेश। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं चैप्टर तो नहीं बोलूँगा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उसका इवोल्यूशन कैसे देखने को मिलता है, इनका फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है। क्या हम आज़ाद हुए तब से ही हमारे ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी जो करेंटली वो थी,
नहीं थी, वो ग्रेजुअली हुई है। कैसे हुई है, कौन कौन से कमीशन एंड कमेटी बिठाए गए हैं, है ना, इनके देखने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे कि शुरुआत के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ भी बिठाई गई थी, फजल अली, जेवीपी कमीशन, है ना। और इनसे पहले भी आप देखेंगे तो वो सारा एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने को मिलती है हमको, सिंस ब्रिटिश इंडिया से लेके टिल टुडे, है ना। तो वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो सारा हम इस टॉपिक्स के अंदर देखेंगे, जो कि 5th का पार्ट ही है। डन। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। क्यों? क्योंकि लेक्चर लेंदी नहीं करना है हमें, है ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो इससे हम कल हम इस चैप्टर का या इस मैं बोलूँ पार्ट का डिस्कशन करेंगे, टॉपिक का, और साथ ही साथ हमने जो प्रॉमिस किया मेजोरिटी भी हम देख लेंगे। डन। तो आज हमने इस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, तो एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप करने के लिए हमने सबसे पहले बात की 5th चैप्टर की शुरुआत की, जो कि था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 के अंदर हमें पता है आर्टिकल 1 to 4 देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 1 के 3 क्लॉजेज, सब क्लॉजेज देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें इंडिया और भारत नेम है, यूनियन ऑफ स्टेट ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट एक यूनियन है ना, हमारे स्टेट्स का, कि भाई स्टेट जो है ना कम टुगेदर हुए और उन्होंने एक यूनियन बनाया। अब इसका मतलब ये नहीं है स्टेट जो है वो क्या होंगे, अलग होने का उनको राइट से यूनियन से, नहीं। डन। आर्टिकल 1 सब क्लोज 2 के अंदर हमने देखा कि नाम होंगे स्टेट यूनियन टेरिटरी के, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन किए जाएंगे। 3 के अंदर देखा टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है का मतलब क्या होता है, कि स्टेट होती है, यूटीज़ होती है और एक्वायर्ड टेरिटरीज होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कैसे कैसे टाइम टू टाइम हमने डिफरेंट स्टेट को एक्वायर किया, ये डिटेल में देखेंगे हम कल। डन। फिर ये आर्टिकल 1 के 3 सब क्लॉज। फिर आर्टिकल 2 देखा, जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि बाहर से कोई टेरिटरी को एक्वायर करना है तो आप कर सकते हो ईजीली। और साथ ही साथ अंडर आर्टिकल 3 हमने क्या देखा कि अंदर इंटरनल रीअरेंजमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। 2 बाहर से कोई टेरिटरी लेनी है, 3 इंटरनल रीअरेंजमेंट करना है। और उसकी कुछ गाइडलाइंस भी देखने को मिली कि अंडर आर्टिकल 3 क्या कर सकती है पार्लियामेंट, तो भाई एरिया जो है किसी स्टेट का एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, 2 को मर्ज करके एक स्टेट बना सकती है, एक को बाइफरकेट करके 2 स्टेट बना सकती है ना। तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट के पास ये पावर है। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 3 के अंदर कुछ और भी गाइडलाइन है, जैसे अगर कोई भी बिल आपको स्टेट को रीअरेंज करने के लिए देना है तो इसके 2 हमने देखे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए उस बिल को। सेकेंडली, वो बिल जो है ना प्रेसिडेंट को कंपलसरीली स्टेट लेजिस्लेचर जो भी अफेक्ट कर रही है, यानी जिसकी टेरिटरी आप चेंज कर रहे हो उस लेजिस्लेचर में कंपलसरी देना है। बट इसमें एक्सेप्शंस क्या है कि वो जो व्यू होंगे स्टेट के वो बाइंडिंग नहीं है, अगर मना भी करता है स्टेट तो भी आप चेंज कर सकते हो। डन। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया को हम बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि स्टेट को रीअरेंज किया जा सकता है, डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, पर यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि यूएसए के अंदर क्या है, स्टेट और यूनियन दोनों को तोड़ा नहीं जा सकता। डन। इसी के बाद हमने आर्टिकल 4 देखा कि आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि 2 और 3 में जो भी चेंजेस किए गए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे अंडर आर्टिकल 368। डन। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बाहर से कोई अगर हमारी टेरिटरी हमको किसी और स्टेट को देनी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो आर्टिकल 3 में नहीं आता है। और साथ ही साथ अगर कोई सिंपल से डिस्प्यूट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, तो उसको एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस के थ्रू भी किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ बांग्लादेश के साथ हमने जो टेरिटरी एक्सचेंज की थी 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर, वो हमने देखा डिटेल में, कैसे 111 इनक्लेव हमने दे दिए और 51 इनक्लेव ले लिए और कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया। और कुछ चेंजेस देखने को मिले थे आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, मेघालय, त्रिपुरा के अंदर, ये भी हमने देखा। डन। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा 5th चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक्स बाकी है, 2-3 टॉपिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। साथ ही साथ मेजोरिटी है वो भी स्पेसिफिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डन। तो तब तक के लिए मैं रजा लेना चाहूँगा। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को सक्सेसफुली ओवर कर सकें अंडरस्टैंडिंग के साथ, और हम दूसरी सीरीज़ भी चालू कर सकें। करंट अफेयर्स का प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, हम फ्यूचर में देखेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चालू रखने का। डन। तो बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट बनाए रखिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। जय हिंद।